Good morning, class. So, I hope you're having a great day, and I hope after watching my lecture, you have a great day ahead as well. So, today we will be learning about biology for class 12. Okay, so for this, I have made a PPT. I hope you enjoy watching it. So, this PPT is going to be full of videos and Google Forms. So, I hope you would like those and be participative in the class as well. So, let me start sharing my screen and show you the PPT. Yes. So I'm from Arihant College of Education. This is the logo of my college. Bye. My name is Manpreet Kaur Gandhi. I will be teaching standard 12th for today. Subject biology. And my unit for today is going to be circulation and respiration. And the subunit is circulation in animals and humans. So let us see what do we mean by circulation in animals. So the types are open circulation and closed circulation. So in open circulation, it is circulated through body cavities. Blood is circulated through body cavities, which are known as hemocoels. And exchange of material takes place between blood and cells or tissues of the body. I want you all as well to open your notebooks and please note this down in your notebooks. Whatever points I'm explaining, I want them to note you down in this notebook, in your notebooks. So closed circulation, it is circulated through a network of blood is circulated through a network of blood vessels. Can be divided into two main types, single circulation and double circulation. Blood passes through the heart only once. So in single circulation, the blood passes through the heart only once during each cycle. And in double circulation, the blood passes through the heart twice during each cycle. It occurs in birds and mammals. So let us watch a video based on this. I have a video. Until then, I hope you all are prepared with your pen, pencils. ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ते हैं। प्लांट्स का के अंदर जब तक ट्रांसपोर्ट था वो तो फिनिश्ड हो गया। आज एनिमल्स के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। जिस तरह प्लांट के अंदर खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। जरूरत की चीज हो या गैर जरूरी चीजें हो, उन सबको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। तो इस लिहाज से सबसे पहला जो टर्म है एनिमल के अंदर वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा लफ्ज प्लांट में नहीं था। प्लांट बड़े सिंपल समझे जाते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। उनमें हमने जस्ट देखा कि किस तरह से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एनिमल में बाकायदा नाम दिया गया है इसको, और उसका नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि वो सिस्टम जिसमें फ्लूइड आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करे, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन चीज जो यहां पर फ्लूइड का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, फ्लूइड किसे कहते हैं? हर ऐसा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लो कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड में मोस्टली हम लोग क्या लाते हैं? लिक्विड लाते हैं, लिक्विड। अब बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करेंगे तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ये जो फ्लूइड है ये दो तरह के हैं जिसके हम जिक्र कर रहे हैं कि एनिमल्स में ये मूव करते हैं। फ्लूइड को एक जगह पे हेमोलिम्फ कहा जाता है, दूसरी जगह पर उसको ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, ब्लड, बट ये जो हेमोलिम्फ है इसका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन आज आपने सुन लिया होगा कि हेमोलिम्फ जो है ये एक किस्म का फ्लूइड है। ये जानदारों के जिस्म में सर्कुलेट करता है। अब ये सवाल है कि किन जानदारों के अंदर ये ब्लड के बजाय हेमोलिम्फ है? तो आपने याद रखना है कि मोस्टली इंसेक्ट से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ग्रासहॉपर है, ठीक है, उनके अंदर जो है हेमोलिम्फ होता है। किसके जगह पर? ब्लड के जगह पर। तो उनके अंदर जो ब्लड है आप उसको ब्लड ना कहें, आप उसको क्या कहें?
हेमोलिम्फ कहेंगे, ये हेमोलिम्फ है। अच्छा मैं तो और फर्क भी बताऊंगा। और जबकि जो ब्लड होता है, ब्लड फिर किन किन जानवरों में होता है, ये मोस्टली इंसेक्ट को छोड़कर जितने भी एनिमल्स है, हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स है, जैसे वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट्स में इंसान, गाय, बकरी, ठीक है, सांप, सब के सब आते हैं। तो मछली, फिश, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, मेमल्स, मेमल्स में गाय, बकरी, इंसान आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जानदार जो है वो ब्लड रखते हैं। बहुत कम जानदारों का ग्रुप जो है वो हेमोलिम्फ रखते हैं। शायद ये जो इशारा है ये बहुत ही सादा सिंपल जानवरों की तरफ इशारा है कि भाई सिंपल जानदार जो होते थे, जिनका जिस्म बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, उनके अंदर क्या है, सिंपल सा हेमोलिम्फ है। और जैसे जैसे जानदारों का साइज बढ़ जाता है, बड़े बड़े साइज वाले जानदार आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जानदार आ जाते हैं, तो फिर उनके अंदर हेमोलिम्फ जो है वो थोड़ा Yes. Please class, write this points inside your notebook. Fluid, it is divided into two types, that is hemolymph and blood. So hemolymph is found in insects slash arthropods, and blood, that is vertebrates, fish, reptiles and mammals. So blood is basically found in highly developed animals and hemolymph is found in lower developed animals. Let us continue. एडवांस हो जाता है, उसका नाम हो जाता है ब्लड। अच्छा इन दोनों में फर्क बताता हूँ। हेमोलिम्फ का रंग इस तरह नहीं होता जैसे कि खून का रंग रेड होता है। इसका कलर जो है बाज़ औक़ात कलरलेस होता है, बाज़ औक़ात उसमें थोड़ी बहुत ब्लूइश कलर आती है, ठीक है। और इसका कलर क्या है, सुर्ख कलर है, रेड कलर है। इसमें एक और फर्क भी है कि यहाँ पर आपको मोस्टली कॉपर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा, हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एटम है, उसका नाम क्या है, आयरन। हम कहते हैं कि आयरन खून बनाने में मदद देता है, दरअसल वो आयरन आपका हेमोग्लोबिन बनाते हैं। सो आयरन जो है वो आपके ब्लड में होगा और ये सुर्ख कलर देगा। ये जो हेमोग्लोबिन और आयरन है, ठीक है, इसकी वजह से ओवरऑल खून का कलर क्या होगा, सुर्ख होगा। लेकिन हेमोलिम्फ में चूंकि ये चीज नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका रंग सुर्ख नहीं होगा, ये मोस्टली ब्लूइश कलर का हो सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क आ गया। अच्छा ओवरऑल में बात एक ये भी कहना चाहता हूँ कि जो फ्लूइड आप बार बार हम देख रहे हैं कि भाई फ्लूइड सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं। मिसाल ये एक एनिमल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो हम देखते हैं कि इसके बॉडी में फ्लूइड ने जाना है, यहाँ पर भी फ्लूइड ने आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, वहां भी जाना है, मुख्तलिफ जगहों में फ्लूइड ने जाना है, ब्लड ने जाना है। तो उसकी वजह क्या है कि ब्लड क्यों जाते हैं, क्यों ये सर्कुलेट करते हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो बात हम फ्लूइड की कर रहे हैं, फ्लूइड दरअसल फ्लूइड के अंदर खुराक, जरूरत की चीजें भी पड़ी हुई है और इसके अंदर फालतू मवाद भी है। जरूरत और गैर जरूरी चीजें दोनों कहां पर पड़ी हुई है, आपके फ्लूइड के अंदर। तो आपके जिस्म के अंदर जितने पुर्जा पार्ट्स हैं, हर पार्ट को उसने जाना है। मिसाल के तौर पर अगर खुराक है तो खुराक हमने वहां पे लेके जाना है, और जो कचरा उसके अंदर है उसको वहां से उठाना है। इसीलिए बॉडी के अंदर फ्लूइड ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मैं थोड़ी देर पर फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ्लूइड क्यों जाते हैं हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि खुराक, जरूरत की चीजों को हर जगह तक पहुंचाया जा सके। आपके आंखों को खुराक चाहिए तो उधर खुराक मिल जाएगा, आपके हाथ को खुराक चाहिए तो वहां पर भी आप खुराक मूव करेगा। बॉडी के हर पुर्जा पुर्जा को क्या मिलने वाला है, खुराक, जरूरत की चीज मिलने वाली है। तो कौन लेके जाएगा, वहां पर कोई ऐसी गाड़ियां तो नहीं है कि लेके जाए, वहां पर अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है। उस निजाम को, वो क्या चीज है, वो फ्लूइड है। वो चीजें उसने कहां पे शामिल की हुई है, फ्लूइड के अंदर शामिल की है। अब फ्लूइड जहां जाएगा खुराक भी उधर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में फ्लूइड क्यों सर्कुलेट करते हैं, टाइम पास के लिए नहीं,
जरूरत की चीजों को अपने अपने ठिकाने तक ले जाने के लिए, और वहां से अगर कचरा वगैरह है, कचरे को उठाने के लिए। इसीलिए ब्लड किस किस में, और द ब्लड डज नॉट कन्फाइन इनसाइड ब्लड वेसल। इसमें जो खून होता है वो ब्लड वेसल के अंदर रहता नहीं। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोनों सिस्टम को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें डायग्राम में तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि यार ओपन सर्कुलेटरी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। जरा देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट होते हैं, जैसे आपने पिछली बार क्वेश्चन किया था कि हार्ट होते हैं। यस, हार्ट होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो या दूसरे जानदार हो। इसके अंदर हार्ट होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, एक से ज्यादा हार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो पंप करते हैं। जैसे कि पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है, पंपिंग ऑर्गन समथिंग जो किसी लिक्विड को पुश करके फोर्स लगाकर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर हार्ट होते हैं। ये एक हार्ट है, ये दूसरा हार्ट है, इस तरह और भी हार्ट हो सकते हैं। लेकिन अंदर जो चीज पड़ा हुआ है उसका नाम आप जरा नोट करिए, वो क्या नाम है, हेमोलिम्फ। ये यहाँ पर पड़े हुए। तो ये क्या करते हैं, ये हेमोलिम्फ को यहाँ से पंप करके हेमोलिम्फ कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हार्ट फिर क्या करेगा, ये इसको पंप करके वो जो हेमोलिम्फ है, अब हम लोग उसको ब्लड नहीं कहेंगे, ठीक है, हेमोलिम्फ जो है यहाँ से मूव करेगा। इस नाली का नाम क्या है, आप उसको वेसल का नाम दे, वेसल। वेसल मतलब वो नाली, वो पाइप जिसमें या तो खून मूव कर रहा है या हेमोलिम्फ मूव कर रहा है, बस उस पाइप का नाम है यस, वेसल कहते हैं। तो ये जो आ रहा है हेमोलिम्फ, वो वेसल के अंदर है। ये जो रास्ता यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर वो जो नाली है वो खत्म हो जाती है। अब वो बाहर आकर एक खुला मैदान आ जाता है, ओपन स्पेस। ये क्या चीज है, एक ओपन स्पेस है, खाली स्पेस है। वो जो फ्लूइड था रग से बाहर आकर अब यहाँ पर खाली स्पेस है। ये जो खाली स्पेस है असल में काम की चीज इधर पड़ा हुआ है, खाली स्पेस के अंदर। ये खाली स्पेस आप देख रहे गोल दायरे, जरा आप देख रहे हर गोल दायरा एक सेल को शो कर रहा है। तो मैंने आपके से क्या शो कर रहा है इसको, ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, ये तो आपने पढ़ा था कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। हम लोगों का टारगेट भी यही है कि खुराक जो है वो एक एक सेल को क्या करे, मिल जाए, ठीक है। तो एक समझे एक सैलाब की तरह जो है वो लिक्विड आ जाता है और सारे के सारे सेल को जो है डबो देते हैं। ये पानी इस सेल के कांटेक्ट में भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाते हैं। सारे के सारे सेल जो है इसमें नहा रहे होते हैं, सारे के सारे सेल्स को जरूरत की चीजें मिल जाती है। लिक्विड डायरेक्टली हर सेल के कांटेक्ट में आ गया। तो अब हुआ क्या, जो जरूरत की चीजें थी वो तो सेल्स ने ले लिया, ठीक है। अब रहा बच्चा कच्चा जो भी है, उसने क्या करना है, उसने यहां से जाना होगा वापस कि और वेसल के अंदर उसने एंटर होना है। अब एंटर होना है तो वो इसने मूव करते हुए वापस कहां पर आएंगे, हार्ट के अंदर आएंगे। तो ये जो एक चक्कर मुकम्मल हुआ, दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह से लिक्विड जो है वो आते जाएगा, टिश्यू को अपना खुराक देकर चला जाएगा। तो इस खाली स्पेस को नाम क्या दिया जाता है, साइनस। साइनस वो स्पेस है जहां पर बॉडी के जो जरूरी पार्ट्स हैं वो इधर पड़े हुए हैं। अच्छा, इसका जितना भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, स्टमक वगैरह है, इंटेस्टाइन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लिक्विड है वो इस रग के अंदर अपने आप को कन्फाइन नहीं कर दे। Let us go with closed circulatory system. डिवाइड करेंगे, कौन, एक पाइप अपने आप को छोटे छोटे नालियों में डिवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे नालियां। अच्छा, अगर यहां आपको टिश्यू नजर आया था तो वो टिश्यू यहां पर भी है, इधर भी सेल्स थे, तो यहां पर भी क्या मौजूद है, सेल्स हैं। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि जो लिक्विड यहां आ रहा है वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहां पर क्या था, लिक्विड ने डायरेक्ट सेल के साथ टच हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर लिक्विड सेल के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते हैं। सारा का सारा लिक्विड खून के रगों के अंदर ही रहेगा। तो ये जो खून की रगे हैं, ये जरा देखिए गौर से, ये इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इसमें जो खुराक वाली चीजें हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, इसके अंदर जो खुराक की चीजें होती है, जरूरत की चीजें होती है, वो जरूरत की चीजें ये खून के रगों से अपने आप को बाहर निकालकर इस तरह से यहां आ जाएंगी। जरूरत की चीजें किसको दे देंगे? सेल्स को दे देंगे। सारा का सारा खून डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, सिर्फ जरूरत की चीजें खून के रगों से बाहर आएगी। यहां पर जरूरत नहीं, सारे के सारे लिक्विड जो था वो सेल के अंदर, सेल के कांटेक्ट में आ गए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जरूरत की चीजें बाहर आई, और अगर इधर कोई कचरा वगैरह है तो कचरे को उठा के उस रग के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये एक पाइप है, इससे जरूरत की चीजें बाहर आई और जो कचरा वगैरह है वो वापस इस पाइप के अंदर आया। इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज यूज होता है, एक्सचेंज। क्या लफ्ज यूज होता है? ये देखो, ये एक्सचेंज हो रहा है, लेने और देने का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब जरा आप एक और चीज देख लीजिए, मैंने इधर कलर चेंज किया हुआ है। ये सुर्ख कलर जो है, जो शाख शाख होकर उसका कलर मैंने फिर चेंज किया हुआ है, यानी वही जो शाखे हैं वो शाखे अपने आप को वापस मिलाएंगे। 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, वापस एक सिंगल रग बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम फिर क्या चीज है? इसका नाम है वेन। क्यों इसका नाम वेन है? क्योंकि जो वहां से खून आ रहा है, अब आप उसको क्या कहें? ब्लड कहें। वो जो ब्लड है वो अब यहां से मूव करेगा एक और रग के अंदर जिसका नाम है वेन, और ये वापस कहां पर आएगा? आपके हार्ट के अंदर आएगा। Yes, so I hope you have understood enough about open and closed circulatory system. Let us go ahead. Circulatory system in humans, we will be studying about that now. So an average adult has 4 to 6 liters of blood. Blood is slightly alkaline and pH is, at its power of hydrogen, it is 7.4. Means it is little higher than water. We know that water pH is 7, and when it goes beyond 7 on the pH scale, we have studied in chemistry that if we go beyond water, so it becomes alkaline, solutions become alkaline, and if we go below water, solutions become acidic. So our blood is slightly alkaline. Study of blood is called hematology. It is red colored fluid connective tissue derived from embryonic mesoderm. It is heavier than water. Blood is responsible for functions like transport, homeostasis and protection. Transport of necessary materials from one place to another, and homeostasis, that is maintaining the body temperature, or maintaining like negative and feedback mechanism, which we have studied about, like maintaining the stable condition of the body. Like when we get excited, we have a lot of emotions, and then coming back to our normal emotions. So that is done by a process called homeostasis. And blood has two main components: fluid, plasma, and formed elements. Plasma is straw colored, slightly alkaline, and viscous fluid. But I want to mention one thing, class, that you should always think critically while differentiating between the circulatory system of humans and animals. So there is a very vast distinction between the two. Humans are more highly developed than animals, so our blood system, our circulatory system is more complex, and we have mostly blood, and these guys, they have hemolymph, the insects, since they are less developed. So our circulatory system and our various other systems, they are more highly developed than these animals. This is the reason why we have the power to think, and we are better well developed. So for this, let us watch a video. Please note these important points down in your notebooks. Hope you don't mess them out.
Professor Dave here. Let's learn about blood. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Of all the substances within the human body, blood is one of the more familiar ones, as we've all had an injury that involves bleeding. For a long time, it was not well understood exactly what blood is, or what it does. We just knew that if you lose enough of it, you die. But we now have an intimate understanding of this fluid, as well as the circulatory system, whose function it is to continuously pump blood around the body. We will get to this system in a moment. First, let's examine blood itself, what it's made of, and why it is so critical for human life. First, let's mention that blood is technically considered a connective tissue, and as such, it is the only fluid tissue in the body, full of fibrous proteins. It is comprised of formed elements, which are blood cells, suspended in a fluid called plasma. If we place blood in a centrifuge, it will separate into its components. The densest section is comprised of erythrocytes, or red blood cells, and the least dense section will be the yellowish plasma. They are separated by the buffy coat, a white layer containing platelets, as well as leukocytes, otherwise known as white blood cells. As a whole, blood is responsible for distributing various substances around the body, most notably oxygen, which we can't survive very long without. But it also carries nutrients absorbed from the digestive tract and hormones secreted by endocrine organs. Blood also delivers waste products to the organs that will dispose of them, like the carbon dioxide that we exhale. Beyond this, blood serves to regulate pH in various tissues, maintain body temperature, and prevent infection. Let's discuss each component of blood now, beginning with plasma. This is a sticky fluid made mostly of water, but also containing a variety of proteins, nutrients, ions, gases, and hormones. The most abundant plasma protein is called albumin, which contributes significantly to plasma's osmotic pressure, and this is followed by a variety of globulins which bind to certain molecules for transport. Moving to the formed elements, these are erythrocytes, or red blood cells, leukocytes, or white blood cells, and platelets. Red blood cells and platelets are interesting in that they don't possess all the typical organelles, and they don't divide. They are replaced by stem cells in the bone marrow. Red blood cells are very numerous in the bloodstream, and they are shaped like flattened discs with depressed centers. There is no nucleus, not much of anything inside other than lots of hemoglobin. Yes. So I hope you have understood how the circulatory system of humans look like and what does it comprise of. That is RBCs, WBCs, and platelets. Okay. So let us go ahead. We'll study more about now RBCs. Those are known as red blood cells or erythrocytes. So most abundant in the human body. They are the most abundant in the human body. They are circular, biconcave, and enucleated. Circular, biconcave, and enucleated. Red color is due to oxygen carrying pigment hemoglobin. Oxygen carrying pigment that is called as hemoglobin. Average lifespan is about 120 days. Okay. Process of formation of RBCs is called erythropoiesis. Erythropoiesis, that is the process of formation of RBCs. Condition with increase in number of RBCs is called polycythemia. Polycythemia. Please note the spellings for erythropoiesis and polycythemia. They are very important. Condition with decrease in number of RBCs is called erythrocytopenia. Erythrocytopenia. But one thing, class, I want you all to always remember, or I want to inculcate, that you should always be sensitive about your diet, your hygiene, your exercise, because since we know that RBCs carry hemoglobin, that red color is due to the oxygen carrying pigment hemoglobin. So hemoglobin is very important component, and sometimes if the hemoglobin levels goes down in our body, we may fall sick.
Okay, so always remember that you should always maintain your hemoglobin. You must have seen it in your reports, in your relatives' reports, in your parents' reports, that hemoglobin levels come down. So if it is on a high level, it is very nice. But if it is low, you should maintain your diet and see accordingly. And especially in pregnant women, if the hemoglobin level goes down, it may lead to serious problems to the baby. Maybe the mother might suffer to various problems, or might the baby. So it's better to take care and be sensitive. So hematocrit is the ratio of the volume of RBCs to the total volume of the blood. So hematocrit, it is the ratio of the volume of RBCs to the total volume of the blood. So let us watch a video based on RBCs. Hope you enjoyed. Kindly note the keywords in your notebooks. Armando Hasudungan biology and medicine videos. Please make sure to subscribe, join the forum and group for the latest videos. Please visit Facebook Armando Hasudungan. In this video, we're going to look at the red blood cell life cycle, or erythrocyte life cycle. So here I'm drawing a blood vessel. A blood vessel contains red blood cells. Here are mature red blood cells, and mature red blood cells are responsible for transporting oxygen around our body. But where do the red blood cells come from? Well, they all arise from the bone marrow. So here I'm drawing a bone. The red blood cells come from stem cells within the bone marrow. Erythropoiesis is the term used to describe erythrocyte synthesis, or the production of red blood cells. Hematopoietic stem cells can differentiate into pro-erythroblast and then early erythroblast. In the early erythroblast stage, we see ribosome synthesis. And this is important because once the early erythroblast becomes a late erythroblast, the ribosomes are synthesizing a lot of hemoglobins, and so we have hemoglobin accumulation. Hemoglobin is the molecule within red blood cells that actually carry the oxygen. So this late erythroblast can then develop into a normoblast, and normoblast already contains all this hemoglobin. A normoblast will then become a reticulocyte. A reticulocyte loses its nucleus. However, it is not a red. So this is how the formation of this is how the formation of red blood cells takes place, which is known as erythropoiesis. From stem cell to prothrombloblast, early erythroblast, late erythroblast, normoblast, and reticulocyte. Blood cell just yet. A reticulocyte actually stays in the bone marrow for several days before entering circulation. And once entered into circulation, the reticulocyte, after about 1 to 2 days or 24 to 48 hours, it will mature and become a erythrocyte. Erythrocytes are the red blood cells that we know that circulate and carry oxygen around our body. But erythrocytes don't circulate in our body forever. It has a lifespan of about 128 days when it's aged or when it's damaged. And so when it's aged or damaged, it has to be removed. Red blood cell removal occurs in 3 main organs: the spleen, the liver, and the bone marrow. So here I'm drawing a few old red blood cells that need to be cleared up. And here I'm drawing the spleen. Within the spleen, we have macrophages. And it is these macrophages that will actually engulf these old erythrocytes and break them down. And so when the old red blood cells are broken down, you end up with a lot of hemoglobin. The hemoglobin can then be broken down further into globin and its heme component. Globin is then broken down to amino acids, and the heme is broken down to 2 main products: bilirubin, essentially, and iron. These macrophages are not only found in the spleen, as I mentioned, but they're also found in the liver and bone, and they do exactly the same thing. Most of the breakdown product of red blood cells are recycled. So for example, here, the amino acids will enter back to circulation,
and then will travel to the bone marrow to be used in erythropoiesis again, the production of red blood cells. The iron and bilirubin also have similar fates. So the iron, it can't actually travel in the blood just like that. It has to be attached to a transporter. And so iron obtains a iron transporter from the liver known as transferrin. And it's this way how iron makes its way back to the bone marrow for erythropoiesis. Bilirubin goes back to the liver, either through albumin transporter or whatnot. But essentially, bilirubin ends up in the liver. Now, bilirubin has a few fates. Most of the time, bilirubin is actually secreted or excreted through the bile system. So bilirubin will enter the bile and then will be secreted into the duodenum of the small intestine. And this is through the bile duct. So bilirubin is excreted in feces, or it is reabsorbed and is excreted in urine. Now that we're in this picture of the stomach and small intestine, it's important to note that when we eat nutrients, some of these nutrients are important in red blood cell production. They are absorbed in the small intestine. So nutrients absorbed for erythropoiesis include amino acids, monosaccharides, lipids, vitamin B12, folic acid, and iron. And all these are used in erythropoiesis because we need these to make red blood cells. And as I mentioned, the main function of red blood cell is to transport oxygen to tissues. So now let's look at one important hormone or factor that influences erythropoiesis. In times of hypoxia, which is when we have a decrease in oxygen levels, this will stimulate the kidneys to produce an important hormone called erythropoietin. And erythropoietin is such an important hormone in erythropoiesis because it stimulates erythropoiesis. And so when you have kidney failure, for example, your kidneys are not able to produce erythropoietin, so you usually develop anemia. I hope you enjoyed this brief video on red blood cell life cycle. Thank you. Yes. So I hope you've understood how erythropoiesis takes place. Let's go ahead. So I have a few questions which I want you all to solve. It is in this Google form. Hope you can go through it. So I want to give you all a brief homework as well. You have to do question number 1 from page number 180 from HSC 12th Biology textbook. Question number 1 from page number 180 from HSC 12th Biology textbook. Thank you, class. Hope you enjoyed and have a great day ahead. And all the best for your board examination as well. See you all.